हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से जो एडुटेरा का जो प्रैक्टिस सेट है 69th बीपीएससी के लिए उसी का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो टोटल इसमें कितने प्रश्न होंगे दोस्तों? 100 यानी कि 50 क्वेश्चन, एक सेट में 50 क्वेश्चन होंगे और इस प्रकार से एक एक दिन एक एक सेट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो इस प्रकार से 100 सेट टोटल हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो 100 सेट अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो 100 सेट, एक सेट में 50 क्वेश्चन, तो टोटल हम लोग का कितना हो जाएगा? 5000 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या है। 5000 क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे दोस्तों तो आसानी से बीपीएससी का पीटी जो है वो निकल जाएगा, है ना। सभी प्रकार के प्रश्न रहेंगे इसमें मिक्सअप, यानी कि आपका साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब इसमें आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया? यानी कि ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उन्होंने भारत में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को कब अधिकार दिया था? तो वो अधिकार दिया था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ में से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। उग्र राष्ट्रवादी, हम लोग जानते हैं राष्ट्रवादी आंदोलन में दो तरीका था, एक आपका नरम और एक आपका गरम, है ना। गरम दल में 3 आते थे, लाल बाल पाल, यानी लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। ये तीनों आपका गरम दल में आते थे, जबकि बाकी अन्य थे वो आपका नरम दल के अंतर्गत। तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक गरम दल थे, उग्र राष्ट्रवादी, चाहे उसको गरम बोल सकते हैं या फिर उग्र राष्ट्रवादी बोल सकते हैं। लाला लाजपत राय भी आए थे उसी में, बिपिन चंद्रपाल भी उसी में था, लेकिन जो गोविंद रानाडे था ये मुख्य रूप से नरम दल था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल दूसरा नंबर प्रश्न का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर का, कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता, 1916 में कौन सी समझौता हुई थी दोस्तों? लखनऊ समझौता। तो लखनऊ समझौता हुआ, उसके बाद ही क्या हुआ कि ये जो परिणाम था लखनऊ समझौता का, ये काफ़ी घातक सिद्ध हुआ। तो ये घातक जो सिद्ध हुआ, इसका क्या कारण था, ये आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में परस्पर सहयोग में वृद्धि, समझौता होने पर कठुता में वृद्धि, कांग्रेस द्वारा मुस्लिमों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कांग्रेस क्या कर रहे थे? लगातार मुस्लिमों को संतुष्टि करने के लिए अलग अलग नीति अपना रहे थे, अलग अलग पॉलिसी अपना रहे थे, जिसके कारण क्या हुआ, ये जो लखनऊ समझौता 1916 में हुई, इसके बाद से जितने भी आपका परिणाम हुआ, रिजल्ट, वो आपके घातक हो गए। चौथा नंबर का प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह, है ना। तो इंडिविजुअल जो सत्याग्रह चलाया गया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये चलाया गया था लॉर्ड लिलिथगो, लॉर्ड लिलिथगो, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। पाँचवें नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और सबसे प्रमुख संस्था कौन सी है? तो आप लोग को ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूछ रहा है और ऊपर से आपको क्या पूछ रहा है कि सब पूर्ववर्ती संस्था और सबसे पहली उसमें भी प्रमुख संस्था, तो वो था आपका ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, BIA, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अगला प्रश्न है छठा नंबर का, साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? यानी साइमन कमीशन आप लोग को तो मालूम ही है, और इसी कमीशन का विरोध कर रहे थे, और लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी? लाठी से पीट कर हत्या हो गई थी। और उसी में मुख्य रूप से लाला लाजपत राय साहब ने कहा था कि मेरे सिर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेज सरकार यानी ब्रिटिश सरकार के लिए कील के ताबूत साबित होंगे, है ना, उन्होंने कहा था। तो यहाँ पर जो आपका साइमन कमीशन है, उन्होंने क्या किया था? तो ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन मुख्य रूप से क्या किया था? साइमन कमीशन ने मुख्य रूप से आपका जो द्वि सदन है, केंद्र में जो द्वि सदन है, द्वि सदन विधायिका, है ना, उसका जो है उन्मूलन मीन्स होता है जड़ से खत्म कर देना, उसका सुझाव दिया था कि द्वि सदन जो विधायिका ये नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। सातवें नंबर का प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी जिस प्रकार से भारत में आपका लोकसभा राज्यसभा है, उसी प्रकार से जो वहाँ पर है बच्चों ब्रिटेन में दोस्तों, तो ब्रिटेन में वहाँ पर है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। तो वहाँ पर दादा भाई नौरोजी निर्वाचित हुए थे, यानी कि चुनाव जीते थे। तो किस पार्टी से जीते थे? लिबरल पार्टी से, है ना, ध्यान रखेंगे, लिबरल पार्टी यानी उदारवादी पार्टी। तो चाहे आपको इंग्लिश में देगा लिबरल पार्टी या हिंदी में देगा उदारवादी पार्टी, तो ध्यान रखेंगे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत पर हूणों का आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? यानी भारत पर जो हूण जो आक्रमण किए थे वो किस शासक के समय किए थे? तो ध्यान रखेंगे स्कंद गुप्त के समय। किसके समय? हूण आक्रमण स्कंद गुप्त के समय हुआ था।
अगला प्रश्न आपका 9वां नंबर का कि एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। एहोल अभिलेख, तो ध्यान रखेंगे एहोल जो अभिलेख है वो है आपका पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित। एहोल अभिलेख किससे? पुलकेशिन द्वितीय। जबकि आपका रुद्रदामन का कौन सा है, आपको ध्यान रखना, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है ना, रुद्रदामन का जूनागढ़ आपको मालूम होगा। और जो है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है ना, ये कुछ अभिलेख है आपको याद रखना है। हाथी गुम्फा अभिलेख आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से है, तो ध्यान रखेंगे वो है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राज खारवेल। अगला है हमारा सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए टोटल कितनी उपनिषद है, टोटल उपनिषदों की संख्या कितनी है। मैं ऑप्शन देता हूँ 8, 18, 30, 108। जल्दी से बताइए आप लोग उपनिषद टोटल कितने हैं। तो किस उपनिषद में सत्यमेव जयते यानी हमेशा सच्चाई की जीत होती है, हमेशा सत्य की जीत होती है, ये किस उपनिषद में यानी उल्लेख है। तो ध्यान रखेंगे ये जो है आपका मुंडकोपनिषद में है। कितने हैं? मुंडकोपनिषद, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है 11वां नंबर का कि महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है। महावस्तु, तो ये जो महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है इसका संबंध किस शासक से है। तो आप लोग को मैं बता दूं महात्मा बुद्ध आप लोग तो जानते होंगे बौद्ध धर्म का संस्थापक। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध है ना। इसका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? तो इसका जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में है ना। और इन्होंने यानी कि बोध गया में जाकर के ज्ञान की प्राप्ति की। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिया और इसके लिए बौद्ध संगीति हुई। 4 टोटल बौद्ध संगीति हुई। 4 में से जो अंतिम बौद्ध संगीति हुई थी उसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, 2 यानी कि संप्रदाय, एक महायान और एक हीनयान। तो महायान ने महात्मा बुद्ध को महावस्तु बताया है। ठीक है बच्चों, ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है हमारा अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था। यानी कि अकबर जो थे शासक अकबर, इन्होंने उपासना यानी इबादत करने के लिए यानी ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए जो भवन निर्माण किया था उसका नाम क्या था। तो आप लोग को ध्यान होगा उसका नाम था इबादत खाना। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावड़ा किसके शासनकाल में विख्यात थे। तो सबसे पहले ध्यान रखना है तानसेन और बैजू बावड़ा किससे संबंधित है? संगीतकार। ये क्या है? संगीतकार। आपको दे देगा तानसेन और बैजू बावड़ा किसके लिए प्रसिद्ध थे? संगीतकार, चित्रकार, अलग अलग दे देगा। तो ध्यान रखेंगे संगीतकार। और ये किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में। तानसेन, टोडरमल, बीरबल ये सब किसके दरबार में रहते थे दोस्तों? अकबर के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर का न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में कोयला का क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। तो ये बंदरगाह कहाँ पर है? तो ध्यान रखेंगे ये बंदरगाह ऑस्ट्रेलिया में है। न्यू कैसल पोर्ट ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है 15वें नंबर का देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है। तो देशांतर रेखा आप लोग को मालूम ही होगा दोस्तों कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा यही क्या है? देशांतर रेखा। ये आपका पृथ्वी है और ये बीचों बीच से क्या जाती है? विषुवत रेखा जाती है जिसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। और यहाँ पर है आपका उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल और यहाँ पर नीचे में क्या है? ये आपका साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। और इन दोनों को मिलाने वाले जो भी रेखाएं हैं वो सारी रेखाएं कैसी है दोस्तों? वो है आपका देशांतर रेखाएं है ना। ये आपका सारे के सारे देशांतर रेखाएं। तो ध्यान रखेंगे देशांतर रेखाएं जो होती है इसके दो देशांतर रेखाओं के मध्य जो दूरी होती है विषुवत रेखा में सबसे मैक्सिमम होती है। यानी कि ये जो विषुवत रेखा है जो 0 डिग्री लाइन है यहाँ पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो सबसे मैक्सिमम होगा और ध्रुव पर सबसे मिनिमम होगा। ध्रुव पर तो सीधा सीधा शून्य ही हो जाता है ना। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देशांतर रेखाओं के मध्य में कौन सा संबंध सही है देख लेते हैं। ये अक्षांश रेखाओं के समांतर होती है, गलत। इसकी संख्या 180 है, नहीं है दोस्तों। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? टोटल 360 है। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करता है। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करता है? नहीं, देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित नहीं करता है। देशांतर रेखा के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा के मध्य होती है। ये बिल्कुल सही है, यानी कि मैं अभी बताया जस्ट। और देशांतर रेखा से हमको किसका पता चलता है आप लोग बताइएगा। तो देशांतर रेखा से हमको टाइम का पता चलता है, समय का पता चलता है और डेट यानी तिथि का पता चलता है। तो आप लोग को देगा कि समय का निर्धारण, तिथि का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? देशांतर रेखाओं के द्वारा, अक्षांश रेखाओं के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे देशांतर रेखाओं के द्वारा। अगला प्रश्न है 16वें नंबर का कि उत्तर से शुरू होकर, यानी कि ये भारत है और ये भारत का दक्षिण वाला पार्ट है दोस्तों। तो ये भारत का उत्तर से शुरू होना है, यानी कि उत्तर से, ये आपका नॉर्थ है,
उत्तर से शुरू होकर के दक्षिण जाना है और इसके बीच में कौन कौन से पहाड़ी आएंगे उसको आपको क्या करना है, अनुक्रम में सजाना है, एक लगातार यानी कि निरंतर में आपको सजाना है। तो ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ पर सीधा सीधा आपको समझा देता हूँ कि उत्तर अगर ऊपर से जाएंगे भारत का दक्षिण साइड में, तो सबसे ऊपर में यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा नल्ला मलाई, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका जावदी, यानी कि ये हो जाएगा नल्ला मलाई, ये हो जाएगा आपका जावदी। फिर आगे जाएंगे तो वो हो जाएगा आपका नीलगिरी। फिर जाएंगे नीचे तो वो हो जाएगा आपका क्या दोस्तों, तो वो बन जाएगा आपका जो है अन्नामलाई, ये से हो जाएगा अन्नामलाई। और सबसे नीचे में है आपका इलायची की पहाड़ी, जिसको बोलते हैं कार्डेमम की पहाड़ी। क्या, कौन सी पहाड़ी, कार्डेमम। तो ध्यान रहेगा, सबसे ऊपर नल्ला मलाई, सबसे उत्तर में नल्ला मलाई, उसके बाद जावदी, उसके बाद नीचे नीलगिरी, उसके बाद अन्नामलाई और सबसे लास्ट में कार्डेमम की पहाड़ी। तो अब हम लोग मिला करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला हम लोग को ध्यान रखना है नल्ला मलाई कहाँ पर है। तो नल्ला मलाई सबसे पहले ए ऑप्शन में है और नल्ला मलाई हमारा कहाँ पर है, सी ऑप्शन में। अब इन दोनों में से ध्यान रखते हैं। तो नल्ला मलाई के बाद हमारा था जावदी, यानी कि नल्ला मलाई, जावदी, उसके बाद फिर आपका नीलगिरी, अन्नामलाई, फिर कार्डेमम। इस तरह से याद रखेंगे। तो हमारा नल्ला मलाई के बाद जावदी, तो यहाँ पर ए ऑप्शन में देखेंगे तो नीलगिरी आ गया है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, नल्ला मलाई, जावदी, नीलगिरी, अन्नामलाई, है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखेंगे, बिहार का जो कोसी नदी है ये काफ़ी क्या है, अपना रास्ता को बदल देता है, जिसके कारण काफ़ी अपार मात्रा में धन जन की क्षति होती है और इसी के कारण इस कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि किस समुदाय, अगला प्रश्न है दोस्तों 17वें नंबर का। ये तो हमारा हो गया कोसी नदी। अगला है हमारा 18th यानी 18वें नंबर का प्रश्न है, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है। अनुर्वरक यानी कि जब लोहे की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसकी उर्वरता शक्ति क्या होती है, समाप्त हो जाती है, यानी घट जाती है। कौन सी मिट्टी है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में जब लोहे की मात्रा यानी आयरन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसकी जो उर्वरता शक्ति है वो उर्वरता शक्ति उसकी घट जाती है, उर्वरता शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान रहेगा। चले नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 19वें नंबर का, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, बिल्कुल सही। प्रकाश एक कण की प्रकृति है, बिल्कुल सही। ये ऊर्जा का एक रूप है, तो ये आपको मालूम ही है बच्चों, आप दोस्तों कि E = mc² होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका ऊर्जा का भी एक रूप है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20वें नंबर का, बायोगैस संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। बायोगैस जो संयंत्र है यानी कि जैव गैस जिसको बोलते हैं, तो इस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है, किण्वन, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण या फिर मल्टीप्लेक्सिंग। तो यहाँ पर जो क्रिया होती है वो होती है किण्वन। ध्यान रखेंगे कौन सी क्रिया, किण्वन की प्रक्रिया होती है। और इसी प्रकार से जो शराब का निर्माण किया जाता है, एथेनॉल का जो निर्माण किया जाता है, उसमें भी किण्वन की ही प्रक्रिया होती है, ईस्ट के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है 21वें नंबर का, एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार क्या होते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ता है, घटता है, वही रहता है या फिर पता नहीं लगाया जा सकता। तो ध्यान रखेंगे यानी कि जो भी हमारा ऑर्बिट होगा, यानी कि ये आपका वर्ग है, ये आपका वर्ग बोलिए या फिर समूह बोलिए, ऊपर से नीचे जाएंगे हम लोग। जो है मेंडलीव का आवर्त सारणी आप लोग पढ़े होंगे, है ना, आवर्त सारणी तो पढ़े होंगे। तो आवर्त सारणी जो आपका आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें जो है ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु का जो ऑर्बिट यानी कि कक्षा की जो संख्या है वो बढ़ती जाती है। यानी कि सबसे ऊपर अगर एक कक्षा है तो उससे नीचे आपका 2 कक्षा हो जाएगा, फिर आगे 3 कक्षा हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर ध्यान से देखेंगे तो ऊपर से नीचे जाने पर कक्षा की संख्या में वृद्धि हो रही है और इस प्रकार से परमाणु का आकार में भी वृद्धि होगी। तो हमारा बढ़ता है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। अगला प्रश्न है 22वें नंबर का, कि वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है, यानी कि प्रकाश की जो विसरण का जो मुख्य रूप से कारण है वायुमंडल में कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम या फिर जलवाष्प। तो जो वायुमंडल में जो विसरण का जो कारण है वो है आपका मुख्य रूप से धूल कण। किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, कोई भी यौगिक का पूछ रहा है तो यौगिक का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा दोस्तों वो 0 होता है। वो क्या होता है, 0। तो ध्यान रखें यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24वें नंबर का, सर्प विरोधी सुई
किस तत्व का एक यौगिक है? सर्प विरोधी सुई जो विषरोधी, यानी कि सर्प जो सांप काटते हैं उसके विष को जो समाप्त करने के लिए जो सुई दिया जाता है वो किस यौगिक? तो वो है आपका स्वर्ण यौगिक। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, स्वर्ण यौगिक। अगला है हमारा दाब का विमीय सूत्र है। इन चारों ऑप्शन में से दाब का आपको डायमेंशनल पूछा है बच्चों, डायमेंशन क्या होता है उसका, विमीय सूत्र, विमीय फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए अगर आप लोग को मालूम है दाब का सूत्र क्या होता है तो आप लोग निकाल लेंगे आसानी से। देखिए ये सब जो प्रश्न है दोस्तों इसको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला से ही निकाला जाता है। तो दाब यानी होता है प्रेशर, और प्रेशर दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल बटे क्या होता है, क्षेत्रफल, यानी कि F अपॉन एरिया, यानी कि F बटे ए हो जाएगा। और यहाँ पर F जो होता है, F बराबर हम लोग क्या जानते हैं, तो F बराबर यानी कि फोर्स जो होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू क्या होता है, एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। और नीचे हो गया एरिया, है ना। और इस प्रकार से मास हम लोग जानते हैं, द्रव्यमान का क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला m, और त्वरण का क्या होता है, तो त्वरण का जो होता है वो होता है L-T-2। ये ध्यान रखना पड़ेगा। त्वरण का निकाल भी सकते हैं कि जो क्या होता है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, तो वेग में परिवर्तन की दर यहाँ पर L-T-2 हो जाएगा। और नीचे एरिया है, इस एरिया को ऊपर लेके जाएंगे। एरिया मतलब क्या होगा, एरिया मतलब लेंथ, और यानी कि लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो L-2 हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो L-2 हो जाएगा ये। और यहाँ पर ऑलरेडी एक L है, तो L-2 से L घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, L-1, तो क्या हो जाएगा M-L-1T-2। तो M-L-1T-2 कौन सा ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है, तो M-L-1T-2 हमारा बी ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग कोई भी निकालेंगे ना, फॉर्मूला से निकालेंगे, तो आप लोग जल्दी से फास्ट में मुझे तेज़ी से बताइए कि जो आपका मुख्य रूप से क्या है, जी हो, कैपिटल जी का क्या होगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताइए। ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो जी का कैपिटल जो जी है इसका आप लोग एसआई यूनिट भी बताइए और इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी बताइए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, जैव शैल क्या है? जैव शैल यानी जैव यानी कि जिसमें क्या हो, जीव जंतु के अवशेष पाया जाता हो, और शैल में क्या था, चट्टान। तो जीव जंतु के यानी कि चट्टान के रूप में पाया जाने वाला जो क्या है आपका, जिसमें जैव की मात्रा यानी कि कार्बन की मात्रा पाई जाएगी, तो किस में पाया जाता है, कोयला में। कोयला क्या है, चट्टान के रूप में निकाला जाता है ना। अगला प्रश्न है हमारा, अगला 27वें नंबर का प्रश्न है, याददाश्त का संबंध, जो याददाश्त का जो संबंध है ये मस्तिष्क के कौन से भाग में? तो हम लोग जानते हैं जो मस्तिष्क है बच्चों, दोस्तों ये मस्तिष्क का कौन सा भाग, यानी कि प्रम मस्तिष्क, जिसको बोलते हैं सेरिब्रम। कौन सा, सेरिब्रम। ये मुख्य रूप से याददाश्त को याद रखता है, यानी मेमोरी का काम करता है ये। अगला प्रश्न है 28 नंबर का दोस्तों, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो क्या करता हो, जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं होती है उसके अंदर, यानी कि दिखता है पक्षी की तरह लेकिन वो सरीसृप यानी रेंग करके चलने वाला, इस प्रकार से दिखता है वो, तो वो कौन सा है, आर्कियोप्टेरिक्स, यानी आर्कियोप्टेरिक्स। ये मुख्य रूप से आपका एक जीवाश्म पक्षी है, यानी इस पक्षी का क्या मिला है हमको, जीवाश्म मिला है, जो पक्षी की तरह दिखता है, लेकिन ये किस वर्ग में आते हैं, सरीसृप वर्ग में आते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो मानव शरीर में सबसे अधिक जो मात्रा में पाया जाता है वो पाया जाता है ऑक्सीजन। हम लोग जानते हैं मानव शरीर में क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है H2O, और H2O कितना प्रतिशत, यानी कि बहुत ज़्यादातर मात्रा में हमारा क्या है, H2O है, तो उसमें फिर ब्लड है तो उसमें हेमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन का वहन करता है, तो यानी कि सबसे मैक्सिमम मात्रा में क्या पाया जाता है शरीर में, मानव शरीर में ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा, बी हो जाएगा 29वें नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है 30 नंबर का, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, यानी कि ये आपका बैटरी हो गया, इस प्रकार से इसको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, और यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया है ना, इस प्रकार से, और इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से जोड़ दिया। तो अगर हमको इसका क्या वोल्ट, यानी कि इसको कितने पोटेंशियल मिल रहा है, इसका अगर हम पता करेंगे तो कैसे पता करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसके साथ हम लोग एक समांतर क्रम में क्या जोड़ देते हैं, एक हम लोग वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं, वोल्ट मीटर, जिसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। हमारा कौन सा हो जाएगा, पोटेंशियल यहाँ पर मापने वाला, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए मीटर किसको मापता है, तो ध्यान दीजिएगा, ए मीटर जो है विद्युत धारा को मापता है ना। चले अगला प्रश्न है हमारा 31 नंबर का प्रश्न है, आपातकाल के दौरान, यानी कि जब इमरजेंसी लगाई जाती है तो आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का निलंबन जो करता है कौन करता है। देखिए दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। दो तरह का चीज़ होती है, एक होता है मौलिक अधिकारों का निलंबन, एक होता है क्या, निलंबन, ठीक है, और एक होता है प्रतिबंध। क्या होता है, एक प्रतिबंध।
देखिए निलंबन जो होता है इसको बोलते हैं सस्पेंड, निलंबन यानी कि कुछ समय के लिए, तत्काल के लिए, कुछ समय के लिए 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, यानी स्थिति को सामान्य होने तक उसको समाप्त करना, उसको बोलेंगे निलंबन। और एक होता है प्रतिबंध, यानी कि हमेशा के लिए इसको समाप्त कर देना, उसको बोलते हैं प्रतिबंध, है ना। बोलते हैं ना आज ये जो है पुलिस सही से काम नहीं किया, उसको निलंबित कर दिया गया। तो निलंबित मतलब उसको जॉब से पूरा हटा नहीं दिया गया, बल्कि उसको निलंबित यानी कुछ समय के लिए या कुछ कई दिनों के लिए उसको क्या कर दिया, छुट्टी पर भेज दिया गया कि सही से काम नहीं कर रहा था उसको, तो इसलिए उसको निलंबित या फिर उसका रुपया तनख्वाह काट लिया जाता है। लेकिन प्रतिबंध मतलब पूरा का पूरा जॉब से हटा देना, उसको बोलेंगे प्रतिबंध। तो निलंबन का जो कार्य करेगा, मौलिक अधिकार का, फंडामेंटल राइट्स का जो निलंबन जो करेगा, कौन करेगा, वो कुछ समय के लिए जो हटाएगा, कौन हटाएगा, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। और प्रतिबंध यानी हमेशा के लिए कौन हटाएगा, संसद, पार्लियामेंट। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर आपको पूछा है निलंबन, इसलिए निलंबन कौन करेगा, राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। और अगर प्रतिबंध पूछता तो भारत का संसद हो जाता है। अगला प्रश्न है 32वें नंबर का, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। यानी जो प्राक्कलन समिति है, आप लोग को मालूम है संसदीय समिति में 3 प्रकार के समिति आते हैं, है ना। प्राक्कलन समिति आता है, उसी प्रकार से तदर्थ समिति आता है, लोक लेखा समिति आता है। उसमें यानी कि जो तदर्थ समिति होता है वो आपका अनिश्चित समय के लिए यानी कि कभी भी बनाता है और उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। लेकिन जो आपका लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है और सार्वजनिक उपक्रम समिति है, इन सब का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। तो जितनी भी संसदीय समितियाँ हैं इसका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है दोस्तों, 1 वर्ष का। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर का, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। यानी कि किसके अनुमोदन से, किसके हस्ताक्षर से, किसके बिल पारित करने से मुख्य रूप से जो संचित निधि, आप लोग को मालूम होगा 2 प्रकार की निधि है, संचित निधि और आकस्मिक निधि, है ना। तो संचित निधि से अगर धन निकालना है तो भारत के संसद से पहले बिल का क्या करना पड़ेगा, अनुमोदन, विधेयक का अनुमोदन करना पड़ेगा। उस संसद के अनुमोदन के बाद ही सरकार उससे रुपया निकाल सकती है संचित निधि से, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 34 नंबर का, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समता, तो आप लोग को मालूम होगा आर्टिकल 14 यानी कि 14वें नंबर का जो आर्टिकल है, अनुच्छेद 14, उसमें 2 प्रकार की बातें हैं। एक है हमारा विधि के समक्ष समता और दूसरा है विधि का समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समता यानी कि कानून के सामने सब बराबर, ये ब्रिटेन से लिया गया है। और आगे दिया हुआ है दूसरा जो है आपका विधि का समान संरक्षण, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया आपका अमेरिका से। यानी कि महिला वर्ग के लिए कुछ अलग विशेष प्रकार के कानून बनाया जा सकता है ना। तो इस तरह ये सारा चीज़, तो ये आपका आर्टिकल 14 है। तो हमको पूछा है विधि के समक्ष समता, तो समता ब्रिटेन से लिया गया है और संरक्षण किससे लिया गया, अमेरिका से लिया गया। तो हमको यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रिटेन के संविधान से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है, अन्यथा ये प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर का, भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया यानी कि जो संविधान में जो संशोधन किया जाता है, ये जो संविधान संशोधन प्रक्रिया जो उल्लेख किया गया है भारत के संविधान का किस भाग में किया गया। आप लोग को मालूम है भारत के संविधान में टोटल कितने भाग हैं दोस्तों, तो टोटल 22 भाग है टोटल। उसमें हमारा कितने अनुसूची है, 12 अनुसूची हैं। कितने अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं, है ना। और इसी में अभी वर्तमान में क्या किया जाता है, सब क्लोज में जोड़ा जाता है ना, ए बी सी इस प्रकार से जोड़ करके। लेकिन अभी जो उसका मूल ढांचा है उसको परिवर्तन नहीं किया जा रहा है ना, संविधान की मूल ढांचा को परिवर्तित नहीं किया जा रहा है। तो हमारा जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया का उल्लेख है वो आपका अनुच्छेद 20 में यानी कि भाग 20 में दिया हुआ है। 36 नंबर में सूची 1 को सूची 2 से मिलाए, यानी दोनों सूची को हमको मिलाने के लिए बोल रहा है। भाषाओं का उल्लेख, दल बदल निरोध अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन, भूमि सुधार अधिग्रहण संबंधित अधिनियम। तो सीधा सीधा ध्यान रख लेंगे, भाषाओं का जो उल्लेख है दोस्तों, ये आपका भाषाओं का उल्लेख ये आपका 8वीं अनुसूची में दिया हुआ है। भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में। और टोटल कितने भाषा हैं, 22 भाषाएँ। टोटल कितने भाषाएँ हैं दोस्तों, 22 भाषा। 22 भाषा में ध्यान रखेंगे आप लोग को, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, है ना, उसके बाद उर्दू, संस्कृति, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये सारा का सारा 22 जो भाषा है ये किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, यानी अनुसूची में 12वीं ये 8वीं अनुसूची में। और 8वीं अनुसूची में कितने भाषा, 22 भाषाएं टोटल, ध्यान रहेगा आपको। तो ये आपका पहला हो गया हमारा 8वीं अनुसूची। तो हम लोग यहाँ से मिलान कर देंगे, भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची, है ना, ये हो गया हमारा। दूसरा है दल बदल निरोध अधिनियम, यानी कि दल बदल निरोध अधिनियम 1985 में ये अधिनियम यानी ये अनुसूची जोड़ा गया था। यानी कि आपका जो दल बदल
जो निरोध अधिनियम है ये आपका 10वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। और ये आपका 1985 में 1985 में जोड़ा गया था। और इसके अंतर्गत यदि कोई विधायक अपने पार्टी से बिना कोई कारण बताए ऐसे ही चले जाता है, दूसरे में शामिल हो जाता है, तो उसकी क्या है, उसकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाती है। और यदि किसी पार्टी का 2/3 या उससे अधिक अगर जो सदस्य है वो दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उसकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। यानी कि इसमें सदस्यता से संबंधित है दल बदल, यानी एक एमएलए या एमपी का एक दल से दूसरे दल में भाग जाने के लिए जो ये सब होता है उल्टा पुल्टी, तो ये सबको रोकने के लिए ये कानून बनाया गया था। ये आपका अधिनियम जोड़ा गया था, दल बदल निरोध अधिनियम। ठीक है, अगला है हमारा 73। तो हमारा दल बदल कौन सा अनुसूची हो जाएगा? 10वीं अनुसूची, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सी में दिया हुआ है 73वां संविधान संशोधन। तो 73वां जो संविधान संशोधन है आप लोग को मालूम है 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। तो 73वां संविधान संशोधन ये जो है मुख्य रूप से पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। और इसमें ये इसका उल्लेख किसमें दिया हुआ है? 11वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज, 12वीं अनुसूची में नगर निगम, है ना। ये तो मालूम होगा आप लोग को। भूमि सुधार अधिकरण, तो भूमि सुधार ये जो नियम बनाया गया ये आपका 9वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? 9वीं अनुसूची। तो आप लोग को टोटल मालूम होगा 12 अनुसूची है। पहला अनुसूची में आपका पहला अनुसूची संघ एवं राज्य, है ना, मालूम होगा। पहला संघ एवं राज्य, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ, चौथा राज्यसभा, पाँचवां क्या है आपका SC ST, है ना, छठा पूर्वोत्तर राज्य, सातवां में आपका शक्तियों का विभाजन जिसमें आपका संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची आता है, आठवां भाषा, नौवां भूमि सुधार, 10वां दल बदल, 11वां पंचायती राज और 12वां में आपका क्या दिया हुआ है? नगर निगम, यानी कि शहरों में कैसे शासन चलाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको 12 अनुसूची याद रखना है दोस्तों, याद रखना पड़ेगा तभी क्वेश्चन बनेगा, फिर न तो दिक्कत हो जाएगा। अगला है 37 नंबर का। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो प्रथम विधि आयोग का जो गठन किया गया था, विधि के लिए जो कमेटी गठन किया गया था, कानून आयोग के लिए गठित किया गया था, वो किया गया था लॉर्ड किसके इसमें? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी औषधि, यानी कि औषधि या क्रांति, है ना, इसको औषधि बोलिए या कि क्रांति बोलिए, प्याज और झींगा के उत्पादन से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न में BPSC को खूब पूछता है दोस्तों। तो प्याज और झींगा ये आपका गुलाबी क्रांति आता है, किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति, प्याज और झींगा। लाल क्रांति, नीली क्रांति। नीली क्रांति आप लोग को मालूम होगा, नीली जो क्रांति है यह मछली से संबंधित है, मछली उत्पादन। गुलाबी क्रांति ये हो गया आपका। गोल्डन क्रांति, सुनहरा जो क्रांति है वो फूल से संबंधित है, फूलों का उत्पादन गोल्डन क्रांति। उसी प्रकार से दूध का उत्पादन श्वेत क्रांति, अंडा का उत्पादन रजत क्रांति। उसी प्रकार से और भी बहुत सारा आपका फसलों का, खाद्य फसलों का उत्पादन हरित क्रांति, है ना। ये सब तो आप लोग को मालूम होगा, बीच बीच में आएगा तो मैं आपको बताते रहूँगा। 39 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन 2 संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? ब्रिटेन वुड्स जुड़वा के नाम से किसको जाना जाता है? तो हम लोग जानते हैं IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों को क्या कहा जाता है? एक दूसरे का जुड़वा कहा जाता है, ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा कहा जाता है। यानी कि आप अगर ऋण मांगेंगे, यानी कि कोई देश IMF या वर्ल्ड बैंक से ऋण मांगेगा तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से क्या होगा, ये दोनों के सहयोग से, है ना, दोनों के सहयोग से ही कार्य होगा, है ना। तो इसलिए IMF और WB को यानी वर्ल्ड बैंक को क्या कहा गया? ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा कहा गया है। 40 नंबर का प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट बार क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों दोस्तों। तो जो RBI है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले ध्यान देंगे RBI से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि RBI का गठन के लिए कौन सी समिति है? तो RBI का जो गठन किया गया था हिल्टन यंग आयोग, है ना, हिल्टन यंग समिति, हिल्टन यंग आयोग। RBI का गठन कब, यानी कि स्थापना कब की गई? तो आप लोग को मालूम होगा 1 अप्रैल 1935, है ना, 1 अप्रैल 1935 में, 1935 में। अच्छा, RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो RBI का मुख्यालय आपका कहाँ है? मुंबई में है। ये हो गया आपका। अच्छा, RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अभी आपको याद रखना है वर्तमान में RBI का गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में RBI का गवर्नर शक्तिकांत दास है। अभी कौन है वर्तमान में? शक्तिकांत दास। इससे पहले कौन था? तो उर्जित पटेल। इससे पहले कौन था? उर्जित पटेल। और उर्जित पटेल से भी पहले कौन था? रघुराम राजन। ये तीनों को याद रखना है आपको। रघुराम राजन
आपका था इससे पहले, यानी कि सबसे पहले, यानी कि आपका 22वां नंबर में। 23वें नंबर में आपका कौन था, ये आपका उर्जित पटेल। 24वां यानी कि अभी वर्तमान में कौन है आपका, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास तो आपको बिहार बोर्ड में दो, यानी कि बीपीएससी में 2 बार पूछा हुआ है दोस्तों कि यानी कि आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास, ये 2 बार बीपीएससी में पूछा हुआ है ऑलरेडी। चलिए आगे बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है, यानी जो हिंदू राष्ट्र जो ये जो विचार है, ये आइडियोलॉजी है, ये किसका है, तो ये है आपका वीडी सावरकर साहब का, है ना, कि विनायक दामोदर सावरकर। अगला प्रश्न है, भारत में आय कर है यानी इनकम टैक्स, भारत में जो, देखिए दोस्तों इकोनॉमिक्स का भी प्रश्न आपको आसानी से सॉल्यूशन करना है ना। बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं कि इकोनॉमिक्स को छोड़ देते हैं, इकोनॉमिक्स सेक्शन भी बहुत काफ़ी आसान ही है अगर सही से इसको देखेंगे तो, लेकिन बजाय ये कि आपको सही से ध्यान से रखना पड़ेगा। तो जो मुख्य रूप से भारत में जो आयकर यानी कि इनकम जो टैक्स चुकाया जाता है, ये किस प्रकार का टैक्स है, यानी कि किस प्रकार से है, प्रत्यक्ष और आनुपातिक, अप्रत्यक्ष और प्रगतिशील, अप्रत्यक्ष और ये प्रत्यक्ष और प्रगतिशील, अप्रत्यक्ष और प्रगतिशील, अप्रत्यक्ष और आनुपातिक। तो ध्यान रखेंगे जो आपका भारत में जो इनकम टैक्स है, ये आपका प्रत्यक्ष है, यानी कि डायरेक्ट चुकाना पड़ता है, डायरेक्ट, जिसके पास जितना धन है उसको डायरेक्ट चुकाना पड़ेगा। और डायरेक्ट चुकाने के साथ साथ ये कैसा है, प्रगतिशील। प्रगतिशील किसको बोलेंगे दोस्तों, जिसके पास ज़्यादा धन उसको ज़्यादा चुकाना पड़ेगा, जिसके पास कम धन उसको कम चुकाना पड़ेगा, है ना, इसी को बोलते हैं प्रगतिशील। तो एक हो गया हमारा डायरेक्ट, यानी कि सीधा सीधा आपको सरकार को पे करना है। दूसरा प्रगतिशील, यानी अगर आपके पास 30 लाख रुपया है तो आपको उस हिसाब से चुकाना पड़ेगा, जिसके पास 5 करोड़ रुपया है तो उसको ज़्यादा चुकाना पड़ेगा, है ना। उस प्रकार से हमको वर्ग बना हुआ है, 5%, 7%, 12%, 17%, 18%, 30%, है ना, ये आपको मालूम है, इस प्रकार से लगा हुआ है, तो उसी प्रकार से चुकाना पड़ता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी ये आपका क्या है, शास्त्रीय नृत्य है ना, शास्त्रीय नृत्य। तो ये कहाँ का है आपका कुचिपुड़ी, तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, ध्यान रखेंगे, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। उसी प्रकार से कथकली केरल का है, सिर्फ कथक पूछेगा तो कथक आपका उत्तर प्रदेश का है। उसी प्रकार से आपका डांडिया गुजरात का है, डांडिया। घूमर, तो घूमर कहाँ का है आपका, ये आपका राजस्थान का है घूमर, है ना। तो ये आपका काफ़ी तमिलनाडु का आप लोग मुझे बताइएगा, तमिलनाडु का शास्त्रीय नाट्य यानी कि कौन सा है, आप लोग बताइएगा मुझे। चलिए 44 नंबर का प्रश्न है, हिमानी उत्तम प्रभ का संबंध किस खेल से है, हिमानी उत्तम जो प्रभ है इसका जो संबंध है किस खेल से, कबड्डी, मल्लखम्ब, तलवारबाजी, कुश्ती। तो ये आपका मल्लखम्ब से है। निपख आंदोलन के प्रणेता, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है। निपख आंदोलन का जो नेता थे, प्रणेता थे, ये आपका दादू दयाल, तो दादू दयाल हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर का, द्रकमा सिक्का किसने चलवाया था, तो द्रकमा जो सिक्का चलवाया था, ये चलवाया था ये क्या बोलते हैं, ग्रीक ने। किस शासकों ने, ग्रीक शासकों ने, ग्रीक अभी ग्रीस जिसको हम लोग एथेंस बोलते हैं, एथेंस, वहाँ के शासकों ने चलाया था, ग्रीक शासकों ने चलाया था। 46 नंबर का प्रश्न, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम यानी कि उर्वरक मिट्टी का निर्माण होता है। इसका जमाव जो मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ा देती है, उस मिट्टी को क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखेंगे जो जलोढ़ मृदा होती है दोस्तों, वो जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से बाढ़ वाले मैदान में ही निर्मित होते हैं। और बाढ़ वाले मृदा जो मैदान होते हैं वहाँ पर जलोढ़ 2 प्रकार के मिट्टी होती है जलोढ़, एक होता है खादर और एक होता है बांगर। बांगर किसको बोलते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा, यानी कि पुरानी जलोढ़ मृदा जहाँ पर नदी का पानी नहीं पहुँचता हो उसको बोलेंगे बांगर। और खादर जहाँ पर नवीन यानी कि जो बाढ़ का जो पानी जहाँ तक पहुँचता है उसको बोलते हैं खादर। तो वो हो जाएगा हमारा नवीन जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा को खादर, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अनुसार हमको पूछ रहा है बाढ़ के दौरान हर वर्ष, तो बाढ़ के दौरान जो होगा तो वो आपका नवीन खादर हो जाएगा और जो पुरानी होगी वो बांगर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेज़ी से कम होता है या तापमान तेज़ी से गिरता है उसको क्या बोलते हैं, तो वह सीमा जहाँ पर तापमान तेज़ी से, मान लीजिए आप क्या करें, ये समुद्र में जा रहे हैं और जाकर के पता चला कि नीचे मतलब जैसे जैसे गए यहाँ टेम्परेचर गिर रहा था लेकिन अचानक बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर गिरने लगा, तो तेज़ी से जहाँ पर टेम्परेचर गिरने लगेगा उसको बोलेंगे थर्मोक्लाइन, थर्मोक्लाइन, टेम्परेचर का गिरना थर्मोक्लाइन। चले आगे बात करते हैं हम लोग, अगला प्रश्न है 49 नंबर का, बेसल मापदंड संबंधित है, तो बेसल मापदंड किससे संबंधित है, तो आप लोग पढ़े होंगे बच्चों दोस्तों कि बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। बेसल मापदंड किससे जुड़ा हुआ है, बेसल मापदंड बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। और ये बैंकिंग क्षेत्र के एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट
इसको सुधारने के लिए बेसल मापदंड यानी कि बैंकों द्वारा अपनाया गया है ना। आप लोगों को मालूम होगा एनपीए किसको बोलते हैं, यानी कि जो ऋण बैंक दूसरों लोगों को देती है और उस लोन की ब्याज और मूलधन की अदायगी जब लोग 90 दिनों तक नहीं कर पाते हैं, 90 दिनों तक लगातार 90 दिनों तक नहीं करते हैं टाइम पर, समय पर, तो उसको बोलते हैं एनपीए। यानी कि इसको सीधा सीधा ध्यान रखिए, खराब ऋण यानी खराब लोन। मान लीजिए बैंक के पास आपने गया और आपने कहा कि बैंक साहब मुझे लोन चाहिए, वहाँ पर बोले मैनेजर साहब से, आपको दे दिया कितना परसेंट, 7% के ब्याज पर आपको 5 साल के लिए, मान लीजिए आपको 5 साल के लिए दिया और आपको बोला कि इस ऐसे ऐसे किस्त पर चुकाना है। लेकिन आपने क्या किया, टाइम पर चुका ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जो आपने रुपया लेकर के जो कंपनी खोला था, जो बिजनेस चलाया था, वो बिजनेस ठप पड़ गया कोरोना का कारण। तो इस प्रकार से जब चला नहीं पाए तो आपने न तो ब्याज चुका पा रहे हो सही से, न ही मूलधन उसका चुका पा रहे हो। तो इस कारण उस बैंक का जो वो ऋण था, वो जो लोन आपको दिया था, वो खराब हो गया। और ख़राब हो गया तो उसको बोलेंगे एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और आरबीआई कहता है अगर 90 दिनों तक नहीं देता है तो इसको बोलेंगे एनपीए, है ना। एनपीए 3 टाइप का होता है, आप लोग को मालूम होगा। संदिग्ध एनपीए है ना, तो वो आपका बहुत अंदर की बातें हैं। चले आगे बात करते हैं। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति का शब्द जो प्रयोग किया था, किसने किया था? तो इंग्लिश में जो सबसे पहले प्रयोग किया था दोस्तों, वो था अर्नाल्ड टोयम्बी साहब ने। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो प्रयोग किया था, वो कौन था? अर्नाल्ड टोयम्बी, है ना। यहाँ पर आपका सारे प्रश्न का आपको क्या दिया हुआ है, सारे प्रश्न का आंसर यहाँ पर मार्कशीट क्या बोलते हैं आंसर की दिया हुआ है। अब चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सारांश में, साथ साथ में सारांश यानी कि स्मरणीय तथ्य भी है दोस्तों कुछ, इन सबको भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा कर लेंगे साथ साथ में, ताकि हम लोग का क्या हो जाएगा, कुछ हद तक सिलेबस इस तरह से भी कंप्लीट करेंगे। चलिए पहला है भारत में मानव, यानी कि हम लोग हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं इधर से। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से? तो नर्मदा घाटी से। आप लोग को मालूम होगा नर्मदा घाटी हथनौरा, हथनौरा है ना, वहीं से प्राप्त हुआ है हमको, है ना। चले आगे। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं, यानी प्राचीनतम अस्थाई जीवन। तो अस्थाई जीवन कब शुरू हुआ? हम लोग जानते हैं हिस्ट्री में अस्थाई जीवन तब शुरुआत हुआ जब फसलों की, जब कृषि की क्या की गई, शुरुआत की गई। तो कृषि की सबसे पहले शुरुआत हम लोग को साक्ष्य प्राप्त होता है मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ में जब कृषि होगा तो हम लोग जानते हैं कृषि 3 से 4 महीना में उपजाई जाती है। फसल, कोई भी फसल होगा 3 से 4 महीना लग जाते हैं पकने में। तो 3 से 4 महीना तक लोगों को वहाँ पर रहना पड़ता था, इसलिए उसके लिए क्या करते थे, रहने के लिए घर बनाते थे, इसलिए वो आपका अस्थायी निवास हो जाता था। तो मेहरगढ़ हो जाएगा ऑप्शन ये सीधा सीधा। अगला है हमारा, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, 3 मानव कंकाल। तो ध्यान रखेंगे एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले? दमदमा से मिले हैं, है ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तो दमदमा जो स्थल है ये कहाँ पर है, यूपी या मध्य प्रदेश, दो में से आप लोग बताइए जल्दी से। तो एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हुए हैं, तो ध्यान रखेंगे दमदमा। तो यानी कि एक, मान लीजिए एक कंकाल ऐसे करके है सोया हुआ, फिर इसके ऊपर दम दमा, है ना, इस प्रकार से, यानी कि उसके ऊपर उसके ऊपर। तो ध्यान रखेंगे दमदमा से मिला है। गर्त आवास के साक्ष्य, गर्त मीन्स होता है गड्ढा और आवास मीन्स होता है घर, यानी कि गड्ढे के रूप में घर का प्रयोग कहाँ पर, उसका जो साक्ष्य मिला है, जो प्रमाण मिला है, वो कहाँ से मिला है? तो बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है बुर्जहोम। अगला है हमारा आगे कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साथ, यानी कि मानव के साथ किसको दफना ये किया गया है? कुत्ते को। तो मानव के साथ कुत्ता जो दफनाया गया, ये आपका बुर्जहोम। चाहे गर्तावास पूछे बुर्जहोम, या फिर मानव के साथ कुत्ता पूछे बुर्जहोम। और गर्तावास का एक और है गुफक कराल, गुफक कराल, ये भी जम्मू कश्मीर पर पड़ता है। तो यहाँ से भी गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ प्रश्न कुछ है यहाँ पर। जूता हुआ खेत का साक्ष्य, जूता हुआ खेत। तो जूता हुआ खेत का साक्ष्य जिसमें चावल की खेती का लगा हुआ है, तो वो आपका कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। अग्निकुंड का साक्ष्य, अग्निकुंड जिसमें हवन ववन करते हैं ना, अग्निकुंड, तो इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा एवं लोथल से मिला है। लोथल में एक बोदीवाड़ा था, लोथल में एक बंदरगाह भी था। काली मीन्स होता है काला और बंगा मीन्स होता है चूड़ी। तो कालीबंगा जो थी, यहाँ पर बहुत ही रंगीले और काली चूड़ियों का निर्माण किया जाता है, जिसके कारण इसका कालीबंगा नाम पड़ा है। युग्म, युग्म मीन्स होता है जोड़ी, युग्म समाधियाँ, यानी कि जोड़े में समाधियाँ मिली है, जोड़े में शवदान मिले हैं, दो जोड़े में आदमी को जो है दफनाया गया है। ये साक्ष्य कहाँ से प्राप्त मिला है? कालीबंगा एवं लोथल से। यहाँ पर दो आदमी को, यानी कि स्त्री पुरुष को साथ साथ में दफनाए का साक्ष्य मिला है। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग, तो नक्काशीदार में बोला, नक्काशीदार ईंट या फिर नक्काशीदार चूड़ियाँ, ये कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति, नर्तकी यानी कि जो है डांस यानी कि नृत्य करते हुए कांस्य की मूर्ति, यानी कि कांसा की जो, यानी कि कांसा की जो मूर्ति प्राप्त हुई है, ये कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। यहाँ आपको ध्यान रखना है, जो कांसा होता है ये तांबा धातु नहीं है,
कांसा जो है ये आपका मिश्र धातु है, और कांसा जो है किसका मिश्र धातु है, तो तांबा और टीन का मिश्र धातु को बोलते हैं कांसा। तांबा और टीन को बोलते हैं एस्टेनम, एसएन। तो तांबा और टीन के मिश्र धातु को कांसा बोलते हैं, तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को पीतल बोलते हैं। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे है शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ था, तो दफनाने की प्रथा, एक है आपका दफनाने की प्रथा और एक है आपका जलाने की प्रथा। तो ध्यान रखेंगे दफनाने का जो प्रथा है ये हड़प्पा में था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में पड़ता है, जबकि आपका जो शवों को दफनाने की जो प्रथा है ये आपका मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की खोज किसने किया, दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया, राखालदास बनर्जी ने। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति, 3 मुख, कितने मुख, 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है ना, जिसको पशुपति नाथ शिव भी कहा गया है। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, मिट्टी यानी मिट्टी से बने हल का। तो मिट्टी से बने हल का साक्ष्य ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में कई बार पूछा हुआ है। तो ये आपका बनवाली से प्राप्त हुआ है। बनवाली कहाँ पर है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उन्नत जल का प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त है, उन्नत जल यानी कि बहुत ही अच्छी किस्म के जल जो प्रबंधन है इसका साक्ष्य कहाँ से मिला, तो ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। शैलकृत स्थापत्य कला के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। शैलकृत स्थापत्य कला, तो ये आपका धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में बटा हुआ था। हम लोग जानते हैं हड़प्पा कालीन मुख्य रूप से 2 भागों में बटा होता था, एक आपका पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग को दुर्ग जो ऊंचाई पर होता था, और एक नीचा जो होता था निचना नगर जिसको बोला जाता है ना। तो यहाँ पर मुख्य रूप से एक स्थान ऐसा है जो 3 भागों में, एक दुर्ग, एक निचना और एक बीच में मध्य होता था। तो वो आपका धौलावीरा ये 3 भागों में बटा हुआ था। आगे हमारा कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो कृषि का सबसे पहला जो साक्ष्य प्राप्त हुआ वो आपको मालूम है मेहरगढ़, पाकिस्तान मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है ये उत्तर प्रदेश का कोल्डीवा से प्राप्त हुआ है। ठीक है। आग का आविष्कार ये मालूम होगा कुनलुन की गुफाएं। कुनलुन की गुफाएं कहाँ पर है, पुरापाषाण काल आंध्र प्रदेश, और वहीं से पुरापाषाण काल में ही आग का आविष्कार हो गया था। लेकिन आग का जो उपयोग हुआ वो मध्य पाषाण काल में आकर के होगा सही से। आविष्कार तो हो गया था है ना, जलाने उलाने, लेकिन उसका उपयोग सही से उन्होंने नहीं सीखा। मध्य पाषाण नव पाषाण में आकर के उन्होंने मांस को भूज करके खाना, ये सारा चीज़ बाद में उन्होंने सीखा। पहिए का आविष्कार कब हुआ, पहिए का खोज, ये तो काफ़ी बड़ी क्रांति हो गई। तो पहिए का जो खोज हुआ वो नव पाषाण काल में, न्यूलिथिक एज में हुआ। आगे है हमारा मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, यानी मानव ने सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया था, तो जव या फिर यव। ध्यान रखेंगे गेहूँ नहीं है, गेहूँ बाद में है, इसके बाद में जव या यव। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन सा था, धातु, तो धातु सबसे पहले तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। मानव संग्रहालय यानी कि मानवों के कंकाल, मानवों के खोपड़ी, मानवों के जीवाश्म, ये जो आपका है कहाँ पर म्यूजियम यानी संग्रहालय है, ये भोपाल में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भोपाल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। आगे हमारा सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। तो सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख बंदरगाह थे वो कहाँ थे दोस्तों, तो वो बंदरगाह लोथल और सुकोत्रा। मैंने पहले भी बता दिया, लोथल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जाता है कि लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था, गोदीवाड़ा और बंदरगाह के लिए। और लोथल से ही अग्निकुंड और लोथल से ही युग्म समाधियाँ मिली है। सुकोत्रा ये पाकिस्तान में पड़ता है। अगला है हमारा लास्ट ये पॉइंट है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त यानी कि जुड़वा राजधानी, संयुक्त यानी कि जुड़वा राजधानी किसने कहा है, तो इसको कहा है स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट एक इतिहासकार है, इन्होंने क्या किसको कहा है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक दूसरे की जुड़वा राजधानी कहा है, स्टुअर्ट पिगट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोग को आज काफ़ी मज़ा होगा, इस सेशन मज़ा आया होगा दोस्तों इस सेशन में। और जो है अब हम लोग नेक्स्ट में अगला हमारा जो दूसरा सेट है उसका जो है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसी प्रकार से हम लोग टोटल जो है 100 सेट का प्रैक्टिस करेंगे। टोटल कितने, 100 सेट, और 100 सेट का प्रैक्टिस करेंगे। एक सेट में हम लोग 50 क्वेश्चन देख रहे हैं, साथ में हम लोग स्मरणीय यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख रहे हैं। तो 100 और 50 कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 5000 हो जाएगा, है ना। चलिए, तो अगर आप लोग चैनल में न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्त यार को ज़रूर शेयर कीजिए। इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, मस्त से रहिए, स्वस्थ रहिए, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।